हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम जो 20 अगस्त को हुआ था 2023 में, उसके ये क्वेश्चन होंगे। इसमें से हम 30 में से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर 1 के क्वेश्चन है। तो आप अगर पेपर 2 से भी हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया क्या है, इसमें से उचित विकल्प को आपको चुनना है। तो आपको पता है कि जो आपका अधिगम है, ये लर्निंग है, उसमें कुछ डिसेबिलिटीज या फिर कुछ कमियां होती हैं, तो उनमें से उनकी अलग अलग चीजों को आप अलग अलग नाम देते हैं। जैसे डिस्ग्राफिया है तो किसी चीज को लिखने में विकृति या फिर लिखने में कठिनाई होती है या फिर लिख नहीं पाता कोई बच्चा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। तो आपको इन ऑप्शन में से देख के इसका सही ऑप्शन को चुनना है। तो ऑप्शन ए है भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। तो इसका लिखने से कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। नेक्स्ट, एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है, लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखने जैसी कोई बात हो नहीं रही। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं फ्रेंड्स, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया से आप समझ सकते हैं कि जिसमें लिखने में या फिर कोई आकार बनाने में कठिनाई होती है, तो वही उसको बोला जाता है क्या, अधिगम की भाषा में या बाल विकास शिक्षा शास्त्र की भाषा में डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक तंत्र की यह विकार है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विभेदित निर्देशन, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी त्वरण या फिर गतिवर्धन और ऑप्शन डी विसर्जन। इंग्लिश में भी लिखा है कि आपका द अप्रोच टू एजुकेट गिफ्टेड चाइल्ड विच मूव्स them through curriculum at an unusually rapid pace is known as, उसको क्या बोला जाता है जो तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है? तो उसको बोला जाता है फ्रेंड्स त्वरण या एक्सेलरेशन, उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक जो समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है कि सभी को एक साथ बिठा करके समुचित शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसको पाठ्यचर्या में अनुकूलन करना चाहिए, मतलब क्रिएट कैरिकुलम एडेप्टेशन, तो ये तो करना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, हाँ, अलग अलग दृष्टिकोण से बच्चे का विकास करना, उसकी डेवलपमेंट करना, ये शिक्षक को करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को जांच करें। कई लोगों के मन में पूर्वाग्रह होते हैं, पहले से ही विचार होते हैं जो बच्चों को सिखाने में या फिर बच्चों को जांचने परखने में
क्या होता है, कठिनाई पैदा करते हैं, तो उसको भी देखना और उसको सुधारना, तो ये भी शिक्षक को करना चाहिए। फिर सी डाइवर्सिटी एज अ ऑब्स्टेकल, मतलब विविधता को एक बाधा के रूप में देखना। तो विविधता को तो हम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स, बाधा के रूप में नहीं। तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी जिसमें सही होगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन 1, 2 और 3। हाँ, और आप जब भी आप सी टेट में या फिर आप टेट में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के या लैंग्वेज पेडागोजी के कोई भी, जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर आप मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसको आप सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे इस तरीके से ही सेट किया जाता है, जमाया जाता है कि आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकें। तो आप इस वीडियो में ये भी सीखेंगे हम किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक अवस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं, तो यहाँ पे तो शैशव अवस्था में कौन सी संस्थाएं होंगी, प्राथमिक, ना तो द्वितीयक ना तो माध्यमिक। तो शैशव अवस्था में हमें चाहिए प्राथमिक, तो ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है प्राइमरी, प्राथमिक, है ना, और कोई किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आपको कौन, शैशव अवस्था में हमें कौन सा स्तर चाहिए, कौन सी संस्थाएं चाहिए, प्राथमिक। तो इस ऑप्शन यहाँ पे तो आना चाहिए प्राथमिक, है ना। तो अब पढ़ेंगे, शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की कौन सी, माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी एजेंसीज और सेकेंडरीज एजेंसीज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो सामाजिक कारक भाषा विकास को भी प्रभावित करते हैं और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, तो ये तो होता है, लेकिन ये अभी और ऑप्शन को देखेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप सॉल्व करके लगा सकते हैं। सही जो ऑप्शन होगा, आपको ऑप्शन 1 से 2 सही लगेंगे, लेकिन जो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा, उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो स्वतंत्र तो नहीं होते, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। नेक्स्ट, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो भाषा विकास है वह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इससे अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर भाषा अच्छे से बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, या फिर आपका भाषा विकास या फिर भाषा में कुशलता है आपकी अच्छे तरीके से, तो आपका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका अच्छे तरीके से होगा। तो ऑप्शन डी इसका ज्यादा अच्छा आंसर, सुटेबल आंसर है। तो ऑप्शन डी, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो कोहलबर्ग की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि बच्चा कब सीख जाता है कि लोगों की अपेक्षा पर या समाज की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए,
प्री ऑपरेशनल लेवल, ऑप्शन बी प्री कॉन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन सी कॉन्वेंशनल लेवल और ऑप्शन डी प्री ऑपरेशनल लेवल। उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो आपने इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो अवस्थाएं हैं, जब इसकी थ्योरी पढ़ी होगी उसमें आपने देखा होगा कि जो पारंपरिक स्तर होता है, कॉन्वेंशनल जो लेवल होता है, उसमें बच्चे सीखते हैं कि समाज में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से समाज व्यवहार को अपनाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक कथन दिया है, उसका यहाँ पे कारण दिया है। आपको दोनों को पढ़ना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। तो शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चा अगर अलग अलग लोगों से मिलेगा, जानकार लोगों से मिलेगा, शिक्षित लोगों से मिलेगा, तो उसका कौशल विकास, उसकी समझ विकसित होगी और वह अच्छे तरीके से भाषा कौशल भी सीख सकता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो कथन है वह सही है। अब इसका कारण देख सकते हैं, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। जो सामाजिक संपर्क है, सोशल इंटरेक्शन है, वह की है कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो आप अगर अलग अलग लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आपको सीखने में परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से कुछ भी चीजें सीख सकते हैं और आपका भाषा कौशल और विकास भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएंगे, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बी में लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? असेसमेंट फॉर लर्निंग या अधिगम के लिए आकलन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप में कौन सी चीज की कमी है या बच्चे में कौन सी चीज की कमी है, उसको जांचना, उसके बाद उस कमी को पूरा करने के लिए अधिगम कराना या शिक्षा देना, ये अधिगम के लिए आकलन है। मतलब उसकी कमी को पूरा करना उस आकलन का उद्देश्य होता है। उसको पहले देखना कौन सी कमी है, फिर उस कमी पर कार्य करना। तो जो भी ऑप्शन में ऐसा आपको मिलेगा कारण, वहां पे आप उसको सही मानेंगे। तो ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चे को आपने देखा होगा समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तो आकलन आपका ग्रेड देने के लिए कभी नहीं होता, रैंक बताने के लिए कभी नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि आप उनकी कमी को आप उनको बताएंगे जिससे वह उस पर कार्य करें और उसके अधिगम को सुगम बनाया जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो आपने अलग अलग अवस्थाएं पढ़ी हैं, उसमें देखा होगा कि 7 वर्ष तक के बच्चे आप पहेलियों को समझ सकते हैं और चुटकुलों में और पहेलियों में आप उनके शब्दों को शामिल कर सकते हैं और उनको खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो 7 इयर्स जो चाइल्ड हो जाते हैं उनके लिए ऐसा हम
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। कैरल गिलिगन हैज क्रिटिक्ड कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो किस कारण से की है? तो उन्होंने की है ऑप्शन ए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, तो इससे नहीं की है ना। नारीवादी दृष्टिकोण से, अनुमानसिकता कारकों के पर्याप्त महत्व न देने पर, और या केस अध्ययन पर अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो कैरल गिलिगन है, इन्होंने कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत की आलोचना की है नारीवाद दृष्टिकोण के कारण, है ना, फॉर अ फेमिनिस्ट परसेप्शन। तो इसके का पर्सपेक्टिव इसके कारण उनकी क्या करी है, आलोचना करी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक खालिस्तान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए कारण परिणाम की विश्लेषण, ऑप्शन बी केंद्रियन, ऑप्शन सी विकेंद्रियन और ऑप्शन डी पारगमन। तो आपको पता है कि सेंटरेशन या फिर केंद्रियन जो है वह क्या करती है कि एक पहलू पर या फिर एक कोई वस्तु पर फोकस करती है, एक टेंडेंसी पर फोकस करती है, जिसकी और दूसरों की क्या करती है, अपेक्षा या फिर दूसरों को निग्लेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रेशन या फिर केंद्रियन, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान, जबकि मध्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान पर है। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि मध्यावस्था में वृद्धि और सोच किस तरीके से होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती है कि जो आपकी जो वृद्धि होती है वह कैसी होती है, स्थिर होती है ना। और जो सोच है वह कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। आपने देखा होगा प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा खुद में ही लीन रहता है, खुद के बारे में ही सोचता है, हर चीज उसको चाहिए और किसी को वह देता नहीं है। तो वह अपनी केंद्रित रहता है, आत्म केंद्रित रहता है। और जबकि मध्य बालावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच भी कैसे हो जाती है, तार्किक तरीके से वह सोचने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बालावस्था में बुद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि कैसी होती है, धीमी, और उसकी सोच कैसे हो जाती है, तार्किक हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल है मतलब यहाँ पे आपकी कोई भी कार्य करने में ज्यादा मेहनत लग रही है या फिर आपकी ज्यादा गतिक आपकी एक्टिविटी हो रही है। तो विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल? ग्रॉस मोटर स्किल पूछा है। तो ऑप्शन ए बुनाई, आपकी ये मोटर स्किल तो इसमें सभी दिए हैं, है ना। आपसे पूछा है ग्रॉस मोटर स्किल, तो बुनाई भी आपकी एक गतिक कौशल है। आपकी कागज पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी आपका एक गतिक कौशल है। एक कागज के एक बड़े आयत के रेखा के अनुसार काटना, ये भी आपका एक गतिक कौशल है। आपसे पूछा है स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल, तो वह होता है फ्रेंड्स तैरना। इसमें आपके सारे मतलब जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वह एक्टिव रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्विमिंग एक आपका ग्रॉस मोटर स्किल है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप इन सारे क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी देखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप उसके आंसर के नजदीक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, भौतिक वृद्धि और विकास के खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास, आपसे पूछा है वृद्धि और विकास
विकास के कौन से सिद्धांत पर का पालन करते हैं? तो आपको पता है कि वृद्धि और विकास सबसे पहले तो एक तरीके से ऊपर से नीचे की ओर होती है। आपको पता है कि सबसे पहले आपका सिर डेवलप होता है, फिर उसके बाद आपका ऊपर से नीचे शरीर आपका डेवलप होता है। उसी तरीके से आपका जो शरीर है वह आंतरिक से बाहरी जो है पहले अंदर कोई चीज उसकी विकसित होगी, फिर वह बाहर एक तरीके से बाहर आएगी और विकसित होगी। तो इन दो सिद्धांत पर आपने विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांत पर क्या करते हैं, पालन करते हैं इन दो सिद्धांत का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो किस बुद्धि के कारण एक दर्शनार्थी अधिक चीजें सोच पाता है और किस बुद्धि के कारण मूर्तिकार अपनी मूर्ति को बना सकता है? तो मूर्तिकार है जो, अगर उसके मन में कोई एक प्रतिमा पहले से उसके मन में अगर आ गई तभी तो वह उस मूर्ति को बना सकता है। तो मूर्तिकार के पास जो बुद्धि होती है वह होती है स्पेक्टिकल या फिर दिग स्थानिक बुद्धि, और जो दर्शन शास्त्री होता है उनके पास होती है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल जो बुद्धि होती है या फिर इंटेलिजेंस होती है वह होती है किसके पास में, आपके दर्शनार्थी के पास में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दर्शनार्थी के पास में होती है इंट्रापर्सनल और आपका जो मूर्तिकार होता है उसके पास होती है स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ऑप्शन ए बच्चों के अधिगम पर शिक्षक का नियंत्रण। तो जहां पर शिक्षक का नियंत्रण है वहां पर बच्चा अच्छे से सीख ही नहीं सकता। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका है ना, तो सीखने में पुनर्बलन की भूमिका। ऑप्शन सी आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगर कोई बच्चा पुनर्बलन मतलब कोई पुरस्कार देना या फिर किसी चीज को देने के बदले कोई कार्य कराना या सिखाना पुनर्बलन कहलाता है। तो उससे भी आप सिखा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये आंसर नहीं होगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो अधिगम जो है, अनुभवात्मक अधिगम जो बल देता है वह देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? बच्चा किसी समस्या का समाधान कर सके, उसके अंदर ये कौशल को डेवलप कर सके, तो कौन सी विधि का या कौन से तरीके का आप यूज करेंगे, है ना। कौन सी इफेक्टिव मेथड है कि बच्चे के अंदर एनहेंस करना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करना चाइल्ड के अंदर। तो आप कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे? ऑप्शन ए स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। तो अगर बच्चा स्वतंत्र चिंतन करता है और आप उसको डिस्करेज करेंगे या हतोत्साहित करेंगे तो वो सीखेगा कैसे? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कठिन समस्या से बचने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, इनकरेज देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अगर वह कठिन समस्या से दूर भागेगा या डिफिकल्ट प्रॉब्लम से दूर भागेगा तो वह कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग देम विथ रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यदि आप ही उस बच्चे को सॉल्यूशन दे देंगे तो वह खुद से कौन सा सॉल्यूशन को निकाल पाएगा? तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। अगर बच्चा खुद से अपनी बुद्धि लगाएगा
उसमें अनुमान लगाएगा तो वह कुछ ना कुछ तो उसका तर्क या तरीका दे सकता है अपने मन से। तो ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से कुछ ना कुछ सीखे, कुछ ना कुछ अपने विचार को रखे, तो उसी तरीके से हम उसके अंदर समस्या समाधान कौशल को बढ़ा सकते हैं। गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज, जब भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ब्रेन स्ट्रॉम एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस, जब भी वह आपका स्वतंत्र रूप से सोचता है, बुद्धिमंथन करता है, तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको फिर से एक क्वेश्चन कथन और कारक का, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है और सही विकल्प को चयन करना है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। टीचर्स शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जिसमें सभी बच्चे एंगेज कर पाए। तो ये कारण है, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो सभी बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है जिससे बच्चे आंतरिक रूप से सीख सकते हैं, अपने उसमें ललक होती है, एक तरीके से उसमें खुद मोटिवेशन होता है, वह अपने आंतरिक मोटिवेशन के कारण से खुद सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये जो अभी कथन है उसका कारण ये सही है, तो इसका मतलब ये दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो कौन सी प्रक्रिया इसमें से जो है वह अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन रहता है किसमें? आपकी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, है ना, कोर्स ऑफ लर्निंग में। तो ऑप्शन ए सही होगा, मतलब ऑप्शन बी कैटेगराइजेशन, तो ये भी इसमें योगदान देता है ना। वैचारिकता, तो ये भी आपका क्या देता है इसमें? सहयोग देता है, योगदान देता है। जो योगदान नहीं देता वह गैर प्रसंगीकरण, ये योगदान नहीं देता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो योगदान नहीं देता है वह क्या है? गैर प्रसंगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो ऐसा कौन सा प्रश्न है जिससे विद्यार्थी कुछ ना कुछ सोचे और अपना आंसर दे? ये नहीं कि कोई रटा रटाया आंसर वह सुनाए। तो ऑप्शन ए, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध क्या है? तो इसमें वह कोई भी संज्ञा की परिभाषा और क्रिया की परिभाषा को याद कर सकता है, लर्न कर सकता है। तो ये तो आपका रोट प्रोसेस को बढ़ावा देगा, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। क्रिया की परिभाषा क्या है? तो ये अगेन आपका लर्निंग का क्वेश्चन नहीं हुआ, ये आपका रोट लर्निंग का हुआ। नेक्स्ट, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? तो ये भी आपका सोचने वाला प्रश्न नहीं होगा। कक्षा की शुरुआत से क्रिया के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? तो ये सही हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से कक्षा क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? तो इस यहाँ पे आप कैसे, मतलब हाउ में आप देखोगे तो जो है वो जो बच्चा है वह क्या करेगा, अपने मन से कोई ना कोई चीज वह उसके मन में आएगी और वह उस पर सोच विचार करेगा, उसके बाद अपना आंसर देगा, ना कि जो उसने रटा है, जो याद किया है वह आंसर देगा। तो ऑप्शन डी उसके सोच और विचार करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मतलब अगर एक बच्चा कोई फेल हुआ है ना, तो वह किस तरीके से वह अपने इंटरनल एट्रीब्यूशन को बताता है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक
कठोर तरीके से आंकते हैं, है ना। जो टीचर हैं वह क्या करते हैं, जो कठिन तरीका है उससे क्या करते हैं, कॉपी को चेक करते हैं, यहाँ पर उसको देखते हैं। तो यह तो वह दूसरों पर आरोप लगा रहा है, तो ये एक्सटर्नल हो गया। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, तो उसने जब वह खुद पर आरोप लगाता है तो यह क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा आंतरिक आरोपण का, है ना, इंटरनल एट्रीब्यूशन का। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हम और ऑप्शन को देखेंगे। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, अगेन वह शिक्षक को ब्लेम कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरा ध्यान भटका रहा है, अगेन वह अपने दोस्त को ब्लेम कर रहा है, तो ये भी इसका एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो इंटरनल एट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अगेन आपका कथन कारक का क्वेश्चन आ गया। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों को पसंद करते हैं। ये आपको एक कथन दिया है कि आप देखते हैं कि बच्चों में अधिकांश जो लड़कियां हैं वह गुड़ियों से या खिलौनों से खेलना पसंद करती हैं, जबकि बच्चे जो लड़के हैं कारों से खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यही कारण है जिसके कारण बच्चा अगर छोटे हैं और लड़कियां हैं तो वह खिलौनों से या गुड़ियों से खेलना पसंद करेंगी, और बच्चे अगर लड़के हैं तो कारों से खेलना पसंद करते हैं। तो दोनों सही हैं, कथन और कारक दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा अगेन सही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी जल्द ही मिलने वाली हैं, जिसमें हम गार्डनर के सिद्धांत, लेव गोत्सकी के सिद्धांत, सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से लेव गोत्सकी ने क्या कहा है या फिर आपका गार्डनर ने क्या कहा है, सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेव गोत्सकी के अनुसार खालिस्तान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो लेव गोत्सकी के अनुसार बच्चों के जो सहकर्मी योगदान या सहकर्मी सहयोग, पीर कोलैबोरेशन, है ना, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, है ना। तो उसकी कारण से बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन, पीर कोलैबोरेशन या फिर सहकर्मी सहयोग। तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव गोत्सकी के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक मतलब खुद के अंदर ही बातचीत करना, अपने अंदर मनन करना, अपने अंदर ही बने रहना, इसमें से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए, बच्चों के लिए एक कल्पनात्मक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका, ये तो नहीं होगा। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक, तो इसमें अपरिपक्वता जैसी कोई बात नहीं है, है ना, इमैच्योरिटी की कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकासात्मक देरी का संकेत, तो ये भी इससे रिलेट नहीं करता। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका, है ना, तो बच्चों की अपनी सोच को नियंत्रण करने का तरीका क्या है, आंतरिक वाक, है ना, इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है ना। जो आपकी एक अपर्णा है, वह 4 साल की बच्ची है, वह कहती है बटन जिंदा है क्योंकि वह साइड को बांधने का प्रयास करती है। तो यह किस चीज का उदाहरण हो जाएगा, उसकी जीववादी चिंतन का, है ना, एनिमिस्टिक्स थिंकिंग का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है ना? कौन सा जो आपकी विशेषता है वह स्वालीनता वाले बच्चों की है ना? ऑप्शन ए, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठता। ऑप्शन बी, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो ये जो दो विशेषता आपने अभी देखी हैं, ये उन बच्चों की हैं जो बाहरमुख होते हैं, जो सभी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, है ना, फ्रिक्वेंट रेपिटेशन एंड रिकरिंग बिहेवियर। तो ये जो है यह आपके स्वालीनता, है ना, जो बच्चा स्वालीन है या ऑटिज्म है वह क्या करता है, अपने में ही खोया रहता है और वह उसका जो व्यवहार है वह बार बार रिपीट होकर के आता है या फिर बार बार उसका व्यवहार वही दोहराता रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपका कथन और निष्कर्ष या कथन या कारण का क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचन चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। हाँ, तो ये तो जो आपका कथन है वो बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका जो कारण है यही होगा कि जब बच्चा विविध मतभेदों के बीच बातचीत करते हैं तो वह अपने सीखने और जो उसकी क्षमता है सोचने की और सीखने की क्षमता वह कैसी होती है, समृद्ध होती है। यही कारण है कि जो आपका जो समालोचन चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए विद्यार्थियों को। तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा, कथन और कारक दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिगम का प्रारंभिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए, तथ्यों को रटना। तो रटना तो है आपका रूट लर्निंग को बढ़ावा देगा, तो ये नहीं होगा। यंत्रवत याद करना के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना, तो फिर से याद करना, मेमोराइजेशन भी आपकी एक अच्छी या फिर लर्निंग की जो गोल है वह नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा, आपको कंपटीशन तो कराना ही नहीं किसी बच्चों के बीच में, तो ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचन चिंतन का विकास, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके जो बच्चे हैं उसमें जो प्रारंभिक अधिगम का जो लक्ष्य होना चाहिए या अधिगम का प्रारंभिक लक्ष्य होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग या समालोचन चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि बच्चे कब प्रभावी ढंग से सीखते हैं? जब बच्चों को सबसे पहले कोई छोटी चीज सिखाई जाए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए बड़ी चीजों को सिखाया जाए। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर आप सिखाते हैं, है ना, जेनेरिक टू स्पेसिफिक के तरफ सिखाते हैं तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन इनके सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता किस कारण का उदाहरण है? ऑप्शन ए को जो विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविध के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो सीखने की शैलियां हैं उनको विविधता के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए ही इसका सही है, क्योंकि सीखने की शैलियों में विविधता महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई बच्चा किस तरीके से सीखता है और कोई और बच्चा दूसरे तरीके से सीखता है, तो जो शैली है उनको विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद हम मैथ्स के और आपके ईवीएस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे।
तो यदि आप वो सारी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसमें आप ईवीएस के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आप चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी के क्वेश्चन भी देखेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप जो थ्योरीज हैं उनको भी देख पाएंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।